अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ साइमा इसहाक। आलमी अदब से बरतानवी अदीब रोआल्ड डाहिल का एक अफ़साना लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसका तर्जुमा किया है शौकत नवाज़ नियाज़ी ने। अफ़साने का उन्वान है शर्त। शाम के 6 बजने को थे। मैंने सोचा क्यों ना बाहर स्विमिंग पूल के किनारे आराम कुर्सी पर जा बैठूं और एक बेयर के साथ डूबते सूरज से लुत्फ़अंदोज़ हूँ। मैंने बाहर से एक बियर खरीदी और बोतल उठाए बाहर बगीचे से गुजरता हुआ स्विमिंग पूल की जानिब चल दिया। सरसब्ज घास, अजालिया के क्यारियों और ऊंचे नारियल के दरख्तों में घिरा बागीचा खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था। तेज हवा के झोंकों से नारियल के दरख्तों की ऊपरी शाखों में ऐसी सरसराहट और चिरचिराहट पैदा हो रही थी जैसे उनमें आग लगी हो। पत्तों के नीचे भूरे रंग के भारी नारियल लटके दिखाई दे रहे थे। स्विमिंग पूल की चारों जानिब शोख रंगों की सायादार छतरियों के नीचे मुतअद्दिद कुर्सियां रखी थीं। उनके सामने सफ़ेद मेज़ें पड़ी थीं। कुर्सियों पर धूप से तांबे की रंगत वाले मर्द और औरतें तैराकी के लिबास में बैठे थे। स्विमिंग पूल में 3-4 नौजवान लड़कियां और दर्जन भर लड़के पानी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। एक दूसरे पर पानी के छींटे उड़ा रहे थे और शोर मचाते हुए एक बड़ा रबड़ का गेंद एक दूसरे पर उछाल रहे थे। मैं कुछ देर खड़ा उन्हें देखता रहा। लड़कियां अंग्रेज थीं और होटल में मुकीम थीं। लड़कों को मैंने पहले नहीं देखा था, लेकिन अपने लहजे से वो अमरीकी लग रहे थे। शायद अमरीकी बहरिया के कैडेट हों, जो उस तरबियती जहाज पर तैनात हों जो आज सुबह ही बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुआ था। मैं एक पीली छतरी के नीचे जा बैठा, जहां 4 खाली कुर्सियां रखी थीं। मैंने ग्लास में बियर ले ली और टेक लगाकर सुकून से सिगरेट पीने लगा। बियर और सिगरेट के साथ यहाँ बैठना बहुत पुरलुत्फ था। नीलगू पानी में नहाने वालों को अटखेलियां करते देखकर बहुत मजा आ रहा था। अमरीकी कैडेट लड़कियों के साथ बेतकल्लुफ हो रहे थे। लड़कियां भी खुश हो रही थी। अब वो कैडेट इस हद तक पहुंच चुके थे कि पानी में गोता लगाते और नीचे से लड़कियों की टांगों को पकड़ते और उन्हें ऊपर उछाल देते। तभी मैंने एक छोटे कद के अधेड़ उम्र शख्स को देखा जो स्विमिंग पूल के किनारे पर चलता हुआ आ रहा था। वो बेहतरीन वज़ाक़ता के सफ़ेद सूट पर मलबूस था। वो तेज़ कदमों से फुदक फुदक कर चल रहा था, जैसे हर कदम पर अपने पंजों से खुद को ऊपर उछालता हो। उसने सर पर पानामा हैट रखा था और वो इधर उधर बैठे लोगों को देखता चला आ रहा था। मेरे करीब पहुंचकर मुस्कुराया। उसके दांत कदरे टेढ़े और मेले थे। मैं भी मुस्कुराया। माजरत चाहता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मैं बोला, जी हाँ बिल्कुल। वो साथ पड़ी कुर्सी के पीछे गया और उसका बगौर जायजा लिया। फिर वो टांगे फैलाकर बैठ गया। इसके सफ़ेद चर्मी जूतों में हवा के लिए छोटे छोटे सुराख बने थे। वो बोला, क्या खूब शाम है। यहाँ जमीका में शामें हमेशा अच्छी होती हैं। मैं समझ ना सका कि उसका लहजा अतालवी था या हिस्पानवी, लेकिन मुझे अंदाज़ा हो रहा था कि उसका ताल्लुक जनूबी अमरीका से था। करीब से देखने पर वो काफ़ी उम्र रसीदा दिखाई दे रहा था, शायद 68 बरस या 70 बरस का। मैंने जवाब दिया, हाँ बहुत अच्छा मौसम है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ये कौन लोग हैं? ये होटल के मेहमान तो नहीं हैं? उसका इशारा स्विमिंग पूल में नहाने वालों की जानिब था। मैंने जवाब दिया, मेरा ख्याल है ये अमरीकी मल्लाह हैं। ये अमरीकी हैं जो बहरिया में तरबियत हासिल कर रहे हैं। यकीनन ये अमरीकी ही होंगे। इतना शोर शराबा कौन मचा सकता है? आप भी अमरीकी हैं या नहीं? मैं अमरीकी नहीं हूँ। यकायक एक नौजवान अमरीकी कैडेट हमारे सामने आन खड़ा हुआ। उसके जिस्म से पानी टपक रहा था और उसके साथ एक बरतानवी लड़की खड़ी थी। वो बोला, यहाँ कोई बैठा तो नहीं? नहीं, मैंने जवाब दिया। क्या मैं बैठ जाऊं? हाँ क्यों नहीं, वो बोला, शुक्रिया। उसके हाथ में एक लिपटा हुआ तौलिया था। उसने तौलिया खोला और उसमें से एक सिगरेट की डिबिया और लाइटर निकाला। उसने लड़की की जानिब सिगरेट बढ़ाया, जिसने इनकार कर दिया। उसने फिर मेरी जानिब डिबिया बढ़ाई। मैंने एक सिगरेट निकाली और मेरे साथ बैठे पस्ता कद शख्स ने कहा, नहीं शुक्रिया, मैं अपना सिगार पीऊंगा। उसने मगरमच्छ की खाल के सिगार केस में से एक सिगार निकाला। फिर उसने एक जेबी चाकू निकाला जिसमें एक जानिब छोटी सी कैंची भी थी। उसने सिगार का एक कोना काटा। अमरीकी लड़के ने अपना लाइटर बढ़ाया। ये लीजिए, सिगार सुलगा लीजिए। हवा में ये नहीं जलेगा। जरूर ये जलेगा, ये हमेशा जलता है। उस शख्स ने अपना अनजला सिगार अपने होठों से निकाला, अपना सर एक जानिब मोड़ा और उस लड़के को बगौर देखने लगा। वो धीरे से बोला, हमेशा? हाँ हमेशा, कम से कम मेरे हाथों में तो हमेशा जलता है। इस शख्स का सर अभी तक इसी तरह मुड़ा था और वो अब भी यूं ही उस लड़के को देख रहा था।
अच्छा, यानी तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारा ये मशहूर लाइटर कभी नहीं बुझता, यही कह रहे हो ना तुम? हाँ, लड़के ने जवाब दिया, ऐसा ही है। वो तकरीबन 19-20 साल का होगा। उसके लंबूतरे चेहरे पर छाइयां पड़ी थी। उसकी नाक किसी परिंदे की चोंच की मानिंद तीखी थी। उसकी छाती पर भी छाइयां और सुर्खी माइल बालों के लच्छे दिखाई दे रहे थे। उसने अपने दाएं हाथ में अपना लाइटर थामा था और वो उसका पहिया घुमाने को तैयार था। वो फिर बोला, ये कभी नहीं बुझता। अब वो मुस्कुरा रहा था क्योंकि वो जानबूझकर अपनी शेखी पर खुश हो रहा था। मेरा यकीन कीजिए, ये कभी नहीं बुझता। 1 मिनट। सिगार थामे हाथ ऊपर उठाए हथेली सामने की जानिब थी, जैसे कोई आती हुई ट्रैफिक को रोक रहा हो। 1 मिनट ठहर जाओ। अब इसका लहजा अजीब, सपाट और पुरसुकून हो रहा था और उसकी निगाहें मुतवातिर लड़के पर जमी थी। वो मुस्कुराया, क्या कहते हो, इसी बात पर एक छोटी मोटी सी शर्त ना लगा लें? शर्त लगाएं कि तुम्हारा लाइटर जलता है या नहीं? लड़का बोला, हाँ जरूर लगाएं, क्यों नहीं। तुम शर्त लगाना चाहते हो? हाँ, मैं अक्सर शर्तें लगाता हूँ। वो शख्स रुका और अपने सिगार को देखने लगा। मुझे कहना पड़ेगा कि अब मुझे उस शख्स की हरकत और सकनात पसंद नहीं आ रही थी। यूं लगता था कि इस खेल ही खेल में वो कुछ जीतने के चक्कर में था और उस लड़के को शर्मिंदा करना चाहता था। मुझे यह एहसास भी हो रहा था कि उसे अंदर ही अंदर जाने किस बात की खुशी हो रही थी। उसने एक मर्तबा फिर लड़के की जानिब देखा और आहिस्ता से बोला, मैं भी अक्सर शर्तें लगाता हूँ। क्यों ना इस लाइटर पर एक अच्छी सी शर्त लगाएं, एक बड़ी सी शर्त। लड़के ने जवाब दिया, ओहो रुकें, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता मैं $1 की शर्त लगा सकता हूँ, या यहाँ की करेंसी में जितना भी होता है, 10-15 शिलिंग शायद। इस शख्स ने एक मर्तबा फिर अपना हाथ लहराया। देखो, मेरी बात सुनो, थोड़ा शुगल लगाते हैं, एक शर्त लगाते हैं। हम दोनों यही होटल में मेरे कमरे में जाते हैं जहाँ कोई और नहीं होगा। मैं शर्त लगाता हूँ कि तुम अपना ये मशहूर लाइटर लगातार 10 मरतबा बगैर बुझे नहीं जला सकते। लड़का बोला, मैं शर्त लगाता हूँ कि मैं जला सकता हूँ। अच्छा तो ठीक है, तो फिर लगती है शर्त? हाँ, मैं $1 लगाता हूँ। नहीं नहीं, हम ज़रा अच्छी सी शर्त लगाते हैं। मैं दौलतमंद हूँ और मुझे खेल तमाशे का शौक भी है। अब सुनो, होटल के बाहर मेरी कार खड़ी है, बहुत अच्छी कार है, तुम्हारे ही मुल्क की अमरीकी कार है, कैडिलक। ओहो, 1 मिनट ठहरें। लड़के ने कुर्सी की पुश्त से टेक लगाई और हंसा। मैं ऐसी शर्त नहीं लगा सकता, ये पागलपन है। बिल्कुल पागलपन नहीं है। तुम सिर्फ लगातार 10 मरतबा अपना लाइटर जलाओ और वो कैडिलक तुम्हारी। तुम्हें कैडिलक पसंद है ना? लड़का अभी तक मुस्कुरा रहा था। हाँ, कैटलॉग किसे पसंद नहीं है। फिर ठीक है, हम शर्त लगाते हैं, मैं अपनी कैटलॉग लगाता हूँ। मैं क्या लगाऊंगा? उसने एहतियात से अपने अनजले सिगार पर से सुर्ख पट्टी उतारी। मेरे दोस्त, मैं तुमसे ऐसा कुछ नहीं मांगूंगा जो तुम दे ना सको, समझे? तो फिर मैं शर्त क्या लगाऊंगा? मैं तुम्हारे लिए ये सब आसान कर देता हूँ। ठीक। अच्छा तो फिर बताएं आसान। अच्छा, कुछ ऐसा जो तुम आसानी से देने पर राजी हो जाओ, कुछ ऐसा जो अगर तुम्हारे पास ना भी हो तो तुम्हें उसकी कमी महसूस ना हो, ठीक है? मसलन क्या? मसलन जैसे मिसाल के तौर पर तुम्हारे बाएं हाथ की छोटी उंगली। मेरी छोटी क्या? लड़के के चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो गई। हाँ, क्यों नहीं? तुम जीते तो मेरी कैडलक तुम्हारी, मैं जीता तो तुम्हारी उंगली मेरी। मैं समझा नहीं, क्या मतलब है? तुम्हारी मेरी उंगली तुम्हारी? मैं समझा नहीं, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं उसे काट लूंगा। ओह मेरे खुदा, ये तो वाकई पागलपन है। मेरा ख्याल है $1 की शर्त ही ठीक रहेगी। वो शख्स पीछे की जानिब झुका, हथेलियां आसमान की जानिब उठाए। उसने अपने दोनों हाथ फैलाए और तंजिया अंदाज में कांधे उचकाते हुए बोला, ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन मैं समझा नहीं। तुम कहते हो कि ये हमेशा जलता है, लेकिन शर्त भी नहीं लगाते। चलो ठीक है, रहने दो। लड़का साकित बैठा स्विमिंग पूल में नहाने वालों को देखता रहा। फिर यकायक उसे याद आया कि उसने अभी अपनी सिगरेट नहीं सुलगाई। उसने सिगरेट होठों में रखी और अपने दोनों हाथ लाइटर के गिर्द प्याले की मानंद बंद किए और अंगूठे से पहिया घुमाया। एक चिंगारी उठी और बत्ती को आग लगी और एक छोटा सा हमवार जर्द रंग का शोला जलने लगा। उसने अपने हाथ जिस अंदाज में लाइटर के गिर्द रखे थे, हवा का शोले तक पहुंचना मुहाल था। मैं बोला, मेरी सिगरेट भी लगाएंगे? ओह माफ़ी चाहता हूँ, मैं भूल ही गया था, आपके पास लाइटर नहीं है। मैंने अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाया और वो अपनी कुर्सी से उठा और मेरे करीब आया। शुक्रिया, मैंने कहा और वो वापस अपनी कुर्सी पर जा बैठा। मैंने पूछा, तुम्हारा वक्त कैसा गुजर रहा है?
अच्छा गुजर रहा है, उसने जवाब दिया। ये काफ़ी अच्छी जगह है। थोड़ी देर सुकूत तारी रहा। साफ जाहिर था कि उस शख्स की अजीबोगरीब तजवीज़ ने नौजवान कैडेट को मखमसे में डाल दिया था। वो खामोश बैठा था और अंदर ही अंदर इज़्तिराब का शिकार हो रहा था। फिर वो कुर्सी में कुसमसाने लगा। कभी अपनी छाती को मसलता, कभी अपनी गर्दन की पुश्त को सहलाता। फिर उसने अपनी दोनों हथेलियां अपने घुटनों पर रखी और उन पर अपनी उंगलियां बजाने लगा। जल्द ही उसका एक पैर भी फर्श पर उसी थाप पर हिलने लगा। बिलाखिर वो बोल उठा, मुझे ज़रा अपनी ये शर्त समझने में मदद देंगे? आप कहते हैं कि हम आपके कमरे में जाएंगे और अगर मैं अपने इस लाइटर को लगातार 10 मरतबा जला सका तो मैं कैटलग जीत जाऊंगा, और अगर लाइटर एक मरतबा भी ना जला तो मैं अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली हार जाऊंगा। ऐसा ही है ना? बिल्कुल, बस यही शर्त है। लेकिन मुझे लगता है तुम डर गए हो। और अगर मैं हार गया तो क्या होगा? क्या मैं अपनी उंगली आगे बढ़ाऊंगा और आप उसे काट लेंगे? नहीं, ये ठीक नहीं होगा। हो सकता है तुम आखिरी लम्हे में उंगली आगे बढ़ाने से इनकार कर दो। ऐसा करेंगे कि मैं तुम्हारा एक हाथ मेज के साथ बांध दूंगा और मैं साथ ही छुरी पकड़े खड़ा हो जाऊंगा। जैसे ही तुम्हारा लाइटर बुझेगा तो मैं तुम्हारी उंगली काट दूंगा। लड़के ने पूछा, कैडलक किस साल की है? मतलब, मैं समझा नहीं। आपकी कैडलक कितनी पुरानी है? ओह, कितनी पुरानी है? पिछले साल की है। बिल्कुल नई है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि तुम शर्त लगाना ही नहीं चाहते। सब अमरीकी ऐसे ही होते हैं। लड़के ने एक लम्हे तवक्कुफ किया और फिर उसने एक निगाह अंग्रेज लड़की पर डाली और दूसरी मुझ पर। फिर वो तेजी से बोल उठा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। उस शख्स ने होले से ताली बजाई। बहुत खूब, ठीक हो गया। अभी शुरू करते हैं। फिर वो मेरी जानिब मुड़ा, और जनाब, क्या आप हमारे लिए वो क्या कहते हैं, रेफरी, हाँ, रेफरी का किरदार अदा कर सकते हैं क्या? उसकी पीली तकरीबन बैरंग आंखों की पुतलियां सियाह और चमकदार थीं। मैंने जवाब दिया, मेरे ख्याल में ये एक अहमकाना शर्त है। मुझे ऐसे काम पसंद नहीं है। मुझे भी नहीं, अंग्रेज लड़की पहली मर्तबा बोली। मेरा भी यही ख्याल है कि ये एक अहमकाना और बचकाना शर्त है। मैंने पूछा, अगर वो हार गया तो तुम वाकई इस लड़के की उंगली काट लोगे? यकीनन। और अगर वो जीत गया तो मैं उसे कैडलक भी तो दे दूंगा ना। चलें, मेरे कमरे में चलते हैं। वो उठ खड़ा हुआ और लड़के से बोला, तुम अपने कपड़े तो पहन लो। लड़के ने जवाब दिया, नहीं, मैं यूं ही ठीक हूँ। फिर वो मेरी जानिब मुड़ा, मैं बहुत मशकूर हूँगा अगर आप हमारे साथ आएँ और रेफरी के फ़राइज़ अंजाम दें। मैंने जवाब दिया, ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन मुझे ये शर्त पसंद नहीं। वो लड़की की जानिब मुड़ा, तुम भी आओ, तुम भी आ जाओ और देखो। हम उस शख्स के पीछे बागीचे से होते हुए होटल की जानिब चल दिए। जोश और जज्बे की बदौलत उसकी चाल में फुर्ती पैदा हो चुकी थी और वो पहले की निस्बत पंजों पर ज्यादा उछल उछल कर चल रहा था। वो चलते चलते बोला, मैं एनेक्सी में रहता हूँ। क्या तुम पहले कार देखना चाहोगे? वो यहीं खड़ी है। वो हमें वहां ले गया जहां से होटल की पार्किंग में दिखाई दे रही थी। वो रुका। सामने खड़ी हल्की सब्ज रंग की चमकती कैडलक की जानिब इशारा किया। वो रही, सब्ज वाली। अच्छी है? लड़का बोला, हाँ, कार तो बहुत अच्छी है। चलो ठीक है, हम अब ऊपर कमरे में चलते हैं और देखते हैं कि तुम उसे जीत पाते हो कि नहीं। हम सीढ़ियां चढ़ते हुए एनेक्सी में दाखिल हुए। उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और हम सब कतार बनाए एक डबल बेडरूम में दाखिल हुए। एक बेड की पाइंती की जानिब एक जनाना ड्रेसिंग गाउन फैला हुआ था। वो बोला, पहले एक मार्टीनी हो जाए। कमरे के दूसरे कोने में एक मेज़ पर बोतलें, गिलास और बर्फ का थर्मस पड़ा था। वो मार्टीनी बनाने लगा, लेकिन इस दौरान इसने दीवार पर नस्ब घंटी बजाई। थोड़ी ही देर में दरवाजे पर दस्तक हुई और होटल की एक मकामी सियाह फाम खादमा अंदर दाखिल हुई। इसने जिन की बोतल नीचे रखी और अपनी जेब से अपना बटुआ निकाला और 1 पाउंड का नोट खींचते हुए बोला, क्या आप मेरा एक काम कर देंगी? वो क्या कहते हुए उसने नोट खादमा के हाथ में थमा दिया। ये रख लें, वो बोलता गया। हम यहाँ एक खेल खेलने लगे हैं। आप जाकर मेरे लिए 2 नहीं 3 चीजें ला सकती हैं क्या? मुझे चंद कीले चाहिए और एक हथौड़ी चाहिए, और मुझे एक चॉपर चाहिए, जैसा कसाई इस्तेमाल करते हैं। वो आपको होटल के किचन से मिल जाएगा। क्या आप ये चीजें ला सकती हैं? खादमा की आंखें हैरत से फैल गईं। चॉपर? असली गोश्त काटने वाला चॉपर? हाँ हाँ, वही। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। आप ये चीजें ला सकती हैं ना? जी हाँ सर, मैं कोशिश करती हूँ। सर, मैं देखती हूँ, वो कहते हुए बाहर चली गई। इसके बाद उसने हम सबको मार्टीनी पेश की। हम वहीं कमरे के दरमियान खड़े मार्टीनी की चुस्कियां लेते रहे। भूरे रंग के तैराकी के जांघिए में मलबूस लंबूतरे चेहरे वाला
और नोकदार नाक वाला लड़का हल्के नीले रंग के तैराकी के लिबास में मलबूस सुनहरे बालों और चौड़ी हड्डियों वाली अंग्रेज लड़की जो मुतवातिर अपने ग्लास के ऊपर से उस लड़के को तकी जा रही थी। बेहतरीन तराश खराश वाले सफ़ेद सूट में मलबूस वो पस्ता कामत बेरंग आंखों वाला शख्स जो अपनी मार्टिनी से लुत्फ अंदोज होने के साथ हल्की नीली बिकनी पहने लड़की का जायजा ले रहा था, मुझे ये सारा मामला कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो शख्स इस शर्त के बारे में खासा संजीदा लगता था और वो उंगली काटने वाले मामले पर भी संजीदा लगता था। लेकिन मेरे खुदा, अगर ये लड़का शर्त हार गया तो हमें उसे स्कैडलक में अस्पताल ले जाना पड़ेगा, जो वो शर्त में जीत नहीं पाया। ये भी बड़ी अजीब बात होगी। वाकई ये एक अजीब सी बात ना होगी? कुछ भी हो, जहाँ तक मेरा ताल्लुक था ये एक इंतहाई अहमकाना और गैर ज़रूरी हरकत थी। मैं बोला, क्या आप समझते नहीं कि ये एक बचकाना शर्त है? मेरे ख्याल में तो ये शर्त मुनासिब है, लड़के ने जवाब दिया, जो अब तक मार्टिनी का एक बड़ा गिलास चढ़ा चुका था। लड़की बोली, मेरा ख्याल है कि ये एक मुज़हका खेज़ और बेवकूफ़ाना शर्त है। अगर तुम हार गए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? ज़रा सोचो तो। मुझे याद नहीं कि अपनी सारी ज़िंदगी मैंने अपनी बाएं हाथ की छोटी उंगली से कोई काम लिया हो। ये देखो, उसने अपनी उंगली सामने उठाई। ये देखो, ये उंगली आज तक तो मेरे किसी काम नहीं आई। फिर मैं शर्त क्यों ना लगाऊं? मेरे ख्याल में तो शर्त बुरी नहीं है। पस्ताकत शख्स मुस्कुराया। उसने बोतल उठाई और दोबारा हमारे गिलास भरने लगा। वो बोला, इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं गाड़ी की चाबी अपने अपने रेफरी साहब को दे देता हूँ। उसने अपनी जेब से गाड़ी की चाबी निकाली और मेरे हाथ में थमा दी। वो बोलता रहा और गाड़ी के कागजात यानी मिल्कियत और इंश्योरेंस के कागजात सब गाड़ी के डैशबोर्ड में पड़े हैं। थोड़ी ही देर में वो स्याफाम खादमा वापस लौटी। उसके एक हाथ में एक छोटा सा चॉपर था जो कसाई हड्डियों को काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और दूसरे हाथ में एक हथौड़ी और एक थैली में कुछ कीलें थी। बहुत खूब, आप सब चीजें ले आईं। शुक्रिया शुक्रिया, अब आप जा सकती हैं। वो उस वक्त तक खड़ा रहा जब तक खादमा अपने पीछे दरवाजा बंद करके चली नहीं गई। फिर उसने तमाम चीजें एक बिस्तर पर रखी और बोला, अब तैयारी करते हैं। चलो ठीक है। फिर वो लड़के से मुखातिब हुआ, तुम मेरी मदद करो, इस मेज को यहाँ खींचना है। मेज वैसे ही थी जैसे होटलों में होती है, 4 फीट चौड़ी, 3 फीट लंबी। मेज पर जिस स्याही की दवात, कलम, कागज और स्याही चूस पड़ा था, उन दोनों ने मेज दीवार से हटाकर कमरे के वसत में लाकर रख दी और इस पर रखी अशिया उठा ली। वो बोला, अब एक कुर्सी। उसने एक कुर्सी उठाई और मेज के सामने लाकर रख दी। वो फुर्ती और जज्बे से अपने काम में लगा था, जैसे कोई शख्स किसी तकरीब में बच्चों के लिए खेलों का बंदोबस्त कर रहा हो। और अब कीलें, अब मुझे कीलें लगानी हैं। उसने कीलों की थैली उठाई और हथौड़ी से उन्हें मेज की सतह में ठोंकने लगा। मैं, लड़का और लड़की अपनी मार्टिनी हाथों में थामे उसे काम करते देखते रहे। उसने मेज की सतह पर 2 कीलें 6 इंच के फासले पर गाड़ दी। कीलें मुकम्मल तौर पर लकड़ी में नहीं थी, उनका ऊपरी सिरा लकड़ी से बाहर था। फिर उसने इन दोनों कीलों को खींचकर उनकी मजबूती का जायजा लिया। साफ जाहिर था कि यह खबीस शख्स ये काम पहले भी कर चुका था। उसकी हरकत में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। मेज, कीलें, हथौड़ी, चापर, वो खूब जानता था कि उसे किन अशिया की ज़रूरत है और उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है। वो बोला, और अब हमें सिर्फ एक रस्सी की ज़रूरत है। जल्द ही उसने रस्सी का एक टुकड़ा ढूंढ निकाला। चलें, अब हम तैयार हैं। वो लड़के की जानिब मुड़ा। अब तुम इस कुर्सी पर बैठ जाओ। लड़के ने अपना ग्लास एक जानिब रखा और मेज के सामने रखी कुर्सी पर बैठ गया। अब अपना बायां हाथ इन दोनों कीलों के दरमियान रख दो। कीलें मैंने सिर्फ इसलिए लगाई हैं कि तुम्हारा हाथ उनके साथ बांध सकूं। ठीक है? ठीक है, अब मैं तुम्हारा हाथ मेज के साथ बांधने लगा। उसने रस्सी लड़की के कलाई के गिर्द लपेटी और फिर 2-3 मरतबा उसकी हथेली के गिर्द लपेटते हुए उसे दोनों कीलों से बांध दिया। उसकी चाबुक दस्ती का ये आलम था कि अब लड़के के लिए अपना हाथ उठाने या पीछे खींचने का सवाल ही पैदा ना होता था। अलबत्ता उसकी उंगलियां हरकत करने में आज़ाद थीं। अब अपनी मुट्ठी बंद कर लो, सिवाय अपनी छोटी उंगली के, और तुम्हारी छोटी उंगली मेज पर सीधी बाहर की जानिब होनी चाहिए। बहुत खूब, बहुत खूब, ज़बरदस्त। अब हम तैयार हैं। अपने दाएं हाथ से तुम अपना लाइटर जला सकते हो। लेकिन एक मिनट। वो लपक कर बिस्तर की जानिब गया और चॉपर उठाया। वो अपने हाथ में चॉपर उठाए वापस मेज के साथ आन खड़ा हुआ। वो बोला, सब ठीक है रेफरी साहब, अब आप खेल शुरू करें। अंग्रेज लड़की अपने हल्के नीले रंग की बिकनी पहने लड़के की कुर्सी के अकब में खड़ी थी। वो साकित और खामोश खड़ी थी। लड़का अपनी कुर्सी में बैठा था। इसके दाएं हाथ में लाइटर था
और उसकी निगाहें चापर पर मरकूज थीं। पस्ता कामत शख्स मुझे देख रहा था। मैंने लड़के से पूछा, क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ, मैंने उस शख्स से पूछा। और आप? बिल्कुल तैयार हूँ। उसने लड़के की अंगुली से तकरीबन 2 फीट ऊपर चापर हवा में बुलंद किया। लड़का अब भी चापर को देख रहा था, लेकिन उसका चेहरा तासुरात से खाली था। उसने महज अपनी भवें उठाई। मैंने कहा, ठीक है, शुरू करें। लड़का बोला, मैं जब लाइटर जलाऊं तो आप बुलंद आवाज से गिनते जाएं। मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं ऐसा ही करूंगा। इसने अपने अंगूठे से लाइटर का ढक्कन उठाया और इसी अंगूठे से ऊपर लगे पहिए को तेजी से घुमाया। चकमाक में एक चिंगारी पैदा हुई और बत्ती में एक छोटा सा जर्द रंग का शोला भड़कने लगा और जलने लगा। मैंने ऊंची आवाज में कहा, 1। लड़के ने शोले को फूंक से नहीं बुझाया, बल्कि लाइटर का ढक्कन बंद कर दिया। फिर शायद 5 सेकंड के वक्फे के बाद उसने एक मरतबा फिर ढक्कन उठाया और तेजी से पहिए को दोबारा घुमाया। एक मरतबा फिर बत्ती पर एक शोला जल उठा। 2। सब खामोश खड़े रहे। लड़के की निगाहें लाइटर पर थीं। वो शख्स अपना चॉपर हवा में बुलंद किए खड़ा था। उसकी निगाहें भी लाइटर पर मरकूज थीं। 3। जाहिर था लाइटर मयारी किस्म का था। चकमाक की चिंगारी तेज थी और बत्ती की लंबाई भी बिल्कुल दुरुस्त थी। मेरी निगाहों के सामने ढक्कन शोले पर वापस गिरा। फिर एक वक्फा और फिर एक मरतबा फिर अंगूठे से ढक्कन ऊपर उठा और सारा काम अंगूठे से हो रहा था। अंगूठा ही सब कुछ कर रहा था। मैंने एक गहरी सांस खींची और 8 कहने के लिए तैयार हुआ। अंगूठे ने पहिया घुमाया, चिंगारी पैदा हुई और शोला भड़क उठा। 8, मैं बोल उठा। जैसे ही ये अल्फाज मेरे होठों से अदा हुए, यकायक कमरे का दरवाज़ा खुला। हम सब मुड़े और देखा कि दरवाजे की दहलीज पर एक दुबली पतली सियाह बालों वाली कदरे उम्र रसीदा औरत खड़ी थी। वो तकरीबन 2 सेकंड वहीं खड़ी सूरत हाल का जायजा लेती रही और फिर कार्लोस कार्लोस चिल्लाती हुई कमरे में दाखिल हुई। वो लपक कर उस शख्स के पास पहुंची, उसकी कलाई अपनी गिरफ्त में ली और उससे चॉपर छीन कर बिस्तर पर फेंक दिया। फिर उसने उसके सफ़ेद सूट के कॉलरों को पकड़ लिया और उसे बुरी तरह झंझोड़ने लगी। साथ ही साथ वो किसी नामानूस हस्पानवी ज़बान में चीखे जा रही थी। वो उसे इतनी तेज़ी और इतनी शिद्दत से झंझोड़े जा रही थी कि वो हमें सही तरह से दिखाई ही न देता था। वो एक धुंधलाया हुआ ह्योला सा लगता था, जैसे साइकिल की तेज़ी से घूमते पहिए की तारें हों। फिर वो होले होले रुकी और पस्ता कामत शख्स दोबारा नमूदार हुआ। उस औरत ने उसे कोट के कॉलरों से घसीटा और उसे एक बिस्तर पर धकेल दिया। वो बिस्तर के किनारे आंखें झपकाता बैठा रहा और अपने सर को यूं टटोलने लगा जैसे देख रहा हो कि वो कांधे पर मौजूद भी है या नहीं। वो औरत हमारी जानिब मुतवज्जो हुई और इंतहाई शुस्ता अंग्रेजी में बोली, मैं माजरत चाहती हूँ। यहाँ जो कुछ हुआ मैं उसके लिए आप सबसे माजरत चाहती हूँ। वो बोलती गई, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। दरअसल ये मेरी ही गलती थी। मैं बस 10-15 मिनट ही हुए हैं उसे अकेला छोड़कर गई थी अपने बाल धोने, और वापस आई हूँ तो ये फिर से अपनी हरकतों पर उतर आया है। उसके चेहरे पर नदामत और अफसुर्दगी छाई थी। लड़का मेज से अपने हाथ खोलने में मसरूफ था। मैं और अंग्रेज लड़की खामोशी से खड़े थे। वो औरत बोलती रही, ये बहुत ख़तरनाक शख्स है। पहले जहाँ हम रहते थे वहाँ इसने मुख्तलिफ लोगों की 48 उंगलियाँ काट रखी थीं और उन्हीं शर्तों में 11 गाड़ियाँ हार चुका है। आखिर वहाँ के लोग इसे पागल खाने भेजने लगे थे। इसी वजह से मैं इसे यहाँ ले आई हूँ। वो शख्स बिस्तर से मिनमिनाया, हम तो बस यूं ही छोटी सी शर्त लगा रहे थे। औरत बोली, उसने आपसे भी कार की शर्त लगाई होगी? लड़के ने जवाब दिया, हाँ, कैडलक की शर्त लगाई थी। वो कार इसकी नहीं है, वो मेरी है। और बदतरीन बात यही है कि वो उस चीज़ की शर्त लगाता है जो उसकी मिल्कियत ही नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और आप सबसे माफ़ी मांगती हूँ। वो इंतहाई शरीफ और मुहज़्ज़ब औरत लगती थी। मैं बोला, खैर ये रही आपकी गाड़ी की चाबी। मैंने गाड़ी की चाबी मेज़ पर रख दी। वो शख्स दोबारा बड़बड़ाया, हम तो बस यूं ही छोटी सी शर्त लगा रहे थे। वो औरत फिर बोली, अब तो इसके पास शर्त लगाने के लिए भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। इसके पास कुछ नहीं बचा। इसके पास जो कुछ भी था वो तो अरसा हुआ मैं उससे शर्तें लगाकर जीत चुकी हूँ। इस काम में देर तो लगी, बहुत देर लगी, और ये काम मुश्किल भी था, लेकिन बिला आखिर मैं इससे सब कुछ जीत गई। उसने लड़के की जानिब देखा और अफसरदा अंदाज में मुस्कुराई। फिर वो आगे बढ़ी और मैं इससे चाबी उठाई। मेरी निगाह उसके हाथ पर पड़ी। उसके हाथ में सिर्फ एक उंगली और अंगूठा था।